हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है मैथ से रिलेटेड तो यार आप उसे कमेंट में बताया करो। होता क्या है इससे, देखो इससे बहुत से फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये कि आप कमेंट्स में मुझे अपनी परेशानियाँ बताओगे, किन टॉपिक्स में दिक्कत है वो बताओगे, तो मैं उनको दूर करने के लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, जिन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा वीडियो चाहिए मैं उस पर ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप कमेंट्स करोगे मैं उसको पढ़ूंगा, आपका रिप्लाई करूंगा, तो उससे अपने बीच में एक बॉन्डिंग बढ़ती है ना। उससे लगता है कि हाँ सामने वाला टीचर हमारे साथ है और मुझे लगेगा कि बच्चे मेरे साथ हैं, क्योंकि वो कमेंट में मुझ पर विश्वास करके अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है कि इससे बातचीत अगर बनी रहती है तो विश्वास बढ़ता है, बॉन्डिंग बढ़ती है, तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपको जो भी दिक्कत हो, जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो, आप मुझे बताओ। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं आपकी वो दिक्कतें दूर कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं मैं आपको पहले बता दूं। देखो यहाँ पर जो कक्षा 9 की प्रश्नावली 5.1 है, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इस चैप्टर का बेसिक तो हम पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं, मैंने बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है ना। तो सारी अभिधारणाएं, सारे अभिगृहित यूक्लिड के। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 की और शुरुआत होगी जाहिर सी बात है पहले प्रश्न से। ठीक है, जो इसका पहला प्रश्न है, इनमें हमें कुछ कथन दिए गए हैं और हमें सत्य असत्य बताना है। इसके ये 5 हिस्से हैं छोटे छोटे, एक एक हिस्से को मैंने अलग अलग कॉपी कर रखा है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक, जैसे कि जो पहला इसका हिस्सा है, इसमें बोला गया है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आप लोगों को मैंने ये तो पिछली वीडियो में बताया था कि भाई ये तो सत्य है ना। एक बिंदु है, मान लीजिए आपके पास, जैसे ये एक बिंदु है। ठीक, अब क्या मैंने एक ऐसी रेखा खींच दी जो इस बिंदु से जाती है, तो क्या कोई और रेखा आप नहीं खींच पाओगे जो यहीं से जाए? बिल्कुल खींच सकते हो यार, यहाँ से खींच दो, है ना, इस बिंदु से होती हुई यहाँ से खींच दो। तो मतलब क्या, मतलब यार अनगिनत रेखाएं, अनेक रेखाएं, असंख्य रेखाएं आप खींच सकते हो जो इसी बिंदु से होकर जाती हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई जो ये कथन है कि सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये असत्य है। ठीक है, सही क्या होगा, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसीलिए वो कथन असत्य हो गया। ठीक, तो ये पहला हिस्सा था। अब दूसरे की बात करते हैं। देखो दूसरा क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास दो अलग अलग बिंदु हैं तो इन दोनों बिंदुओं से असंख्य रेखाएं हम खींच सकते हैं। हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भी असत्य है। ठीक है ना, ये भी क्या है, ये भी असत्य है। क्यों है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बिंदु लिया यहाँ पर और दूसरा बिंदु लिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई एक रेखा खींची। ठीक, जो इस वाले बिंदु से भी जा रही है, इस बिंदु को ए बोल दो, और इस बिंदु से भी जा रही है, मान लो इस बिंदु को मैंने बी बोल दिया। अब आप कोई और रेखा नहीं खींच पाओगे जो इन्हीं दोनों से होके जाए। ट्राई करके देख लो, इसके ऊपर से ही तो खींचनी पड़ेगी, मतलब वो यही रेखा होगी, और कोई रेखा आप खींच ही नहीं सकते। तो अगर आपके पास दो अलग अलग बिंदु हैं तो दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जबकि इन्होंने कहा था ऐसी असंख्य रेखाएं होंगी, तो हम बोलेंगे ये गलत बोल रहे हैं, यानी कि ये कथन जो इन्होंने लिखा है ये असत्य है। ठीक है, कारण आपके समझ में लिख दिया, समझा दिया। ठीक, चलिए ये था इसका कौन सा हिस्सा था, ये दूसरा। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में देखो ये क्या कह रहे हैं, तीसरे में कह रहे हैं एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा का क्या मतलब बताया था मैंने पिछली वीडियो में, रेखाखंड। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, सही बात है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये सत्य है। यूक्लिड की अभिधारणा जब मैंने आपको पढ़ाई थी, इस चैप्टर में जो अभिधारणा 2 दी गई है, ठीक है ना, उसमें हमने देखा भी था, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा था शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, ये हमने यूक्लिड की जो अभिधारणा 2 है इस अध्याय में, ठीक है ना, उसमें हमने देखा भी था, पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया भी था, है ना। फिर से भी समझा देता हूँ कि यहाँ पे शांत रेखा का मतलब होता है रेखाखंड। जैसे कि आपके पास अगर एक ये रेखाखंड है, ठीक है ना, मान लो ये है ए, ये है बी, ठीक है ना, यहाँ पे तीर नहीं है, मतलब ये शांत है। तो जो शांत रेखाखंड है, इसको अगर आप चाहो, शांत रेखा है, ठीक है ना, शांत रेखा को ही रेखाखंड बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो इधर बढ़ा दो, आप चाहो तो इधर बढ़ा दो, कितना भी बढ़ा दो अनिश्चित रूप से। तो जो शांत रेखा थी यानी रेखाखंड था, उसको आप अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, इधर भी उधर भी। ठीक, वही इन्होंने लिखा था, तो हम बोलेंगे हाँ इन्होंने जो लिखा था वो सत्य था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्या है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो सीधी सी बात है यार, दो वृत्त मतलब हूबहू उनका साइज एक जैसा है। तो अगर वृत्त बराबर है, उनका साइज बराबर है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो त्रिज्याएं होंगी वो बराबर तो होंगी। ठीक है ना, तो ये सत्य है। इस बेस पे यहाँ पे हम कारण देंगे कि हाँ ये सत्य क्यों है। तो यहाँ मैंने लिखा है क्योंकि बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में संपाती होंगी। ठीक है ना, बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, संपाती होंगी। और यूक्लिड का अभिगृहित 4 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संपाती वस्तुएं आपस में बराबर होती हैं। क्या मतलब है यहाँ संपाती का, मतलब उसको अगर आप एक दूसरे पे रखो दो बराबर वृत्तों को, तो उनका सब कुछ एक दूसरे को बराबर बराबर ढक लेगा, क्योंकि वो चीजें बराबर है। जैसे मान लो एक वृत्त इतना बड़ा है, ठीक है, और इसकी ये रही त्रिज्या, दूसरा वृत्त सेम साइज का हो, इतना ही बड़ा हो, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो सब कुछ एकदम मैच करेगा, है ना। इतनी बड़ी त्रिज्या, ये भी इतनी बड़ी त्रिज्या, त्रिज्या बिल्कुल त्रिज्या को ढक लेगी। ठीक है ना, जो इसकी परिधि है बिल्कुल इसकी परिधि को ढक लेगी, ना ये छोटा बड़ा होगा ना वो छोटा बड़ा होगा, दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। ये मतलब है यहाँ पे संपाती होने का। और यूक्लिड ने क्या कहा था कि अगर दो चीजें संपाती हैं, इसका मतलब है वो संपाती तभी हो सकती हैं जब वो आपस में बराबर हों। सिंपल सी बात है, सोचो अगर ये त्रिज्या बड़ी हो वो त्रिज्या छोटी हो, तो क्या एक दूसरे के ऊपर रखोगे पूरा पूरा ढक पाएंगी, नहीं, है ना। तो मतलब अगर इसको ऊपर रखे तो इसकी त्रिज्याएं भी एक दूसरे को पूरा पूरा ही ढकेंगी, हर त्रिज्या। ठीक है, यहाँ तो मैंने एक ही त्रिज्या बनाई है। तो मतलब क्या है कि जब वृत्त बराबर होंगे तो उनकी त्रिज्याएं आपस में संपाती हो जाएंगी, और जो संपाती वस्तुएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ऐसा यूक्लिड भैया ने बोला था। तो हम मान लेंगे, ठीक है ना, पूरा चैप्टर ही यूक्लिड भैया का है तो यार मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, आकृति 5.9। देखो ये रही, इसमें ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है। तो हमें सिद्ध करना, मतलब बताया गया है कि एक्स वाई बराबर ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये सत्य है। ठीक है ना, हमें सत्य असत्य बताना था, तो हम बोलेंगे हाँ ये सत्य है। क्यों सत्य है, यहाँ कारण दिया है। देखो ए बी बराबर पी क्यू है, ठीक है, लिख दिया। पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो पी क्यू बराबर एक्स वाई लिख दिया। मैंने जानबूझ के पी क्यू इधर लिख दिया, एक्स वाई इधर लिख दिया, ताकि जो एक जैसी चीज हो इधर आ जाए, है ना। आप पी क्यू को इधर लिख दो, एक्स वाई को इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए पी बराबर पी क्यू, ये चीजें तो दी गई थी भाई, सवाल में ही दी गई है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्योंकि ये भी पी क्यू के ही बराबर है और ये भी पी क्यू के ही बराबर है, मतलब ये दोनों चीजें एक ही चीज के बराबर है ना, दोनों चीज पी क्यू के बराबर है, ये भी पी क्यू के बराबर, ये भी पी क्यू के बराबर। और यूक्लिड भैया ने क्या बोला था, यूक्लिड भैया ने कहा था कि अगर दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो आपस में भी बराबर होंगी, है ना, क्योंकि वे वस्तुएं जो किसी एक ही वस्तु के बराबर हों आपस में भी बराबर होती हैं। अब क्योंकि ये दोनों एक ही वस्तु पी क्यू के बराबर थी तो ये और ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना भाई, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। अब देखो जो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनको हमें परिभाषित करना है और फिर ये भी बताना है कि जो हमने परिभाषा लिखी क्या फिर से उसमें कुछ ऐसे पद आए जिन्हें फिर से परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो हम उसे कैसे परिभाषित करेंगे ये भी बताना है। यहाँ पे 5 अलग अलग चीज़ें हैं। पहला है समांतर रेखाएं, फिर है लंब रेखाएं, फिर है रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। तो बात करते हैं समांतर रेखाओं की। ठीक है, यहाँ पर देखो समांतर रेखाएं क्या होंगी। यहाँ पर समांतर रेखाओं की परिभाषा मैंने लिखा है, किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती या जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, इसको आप यहाँ से समझो। मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ये रेखा बनाई और एक ये रेखा बनाई, ठीक है, और जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ ये एकदम प्लेन है, उबड़ खाबड़ तो है नहीं, तो इसको एक समतल समझो। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं एक ही समतल में है। अब इसको मैं इधर कितना भी बढ़ा दूं या इधर कितना भी बढ़ा दूं, इसको भी इधर कितना बढ़ा दूं इधर कितना बढ़ा दूं, ये कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है ना, ये कभी मिलेंगी नहीं, एक ही समतल में है ये। इस बोर्ड को फिर से बोल रहा हूँ, एक समतल समझो। तो एक ही समतल में ऐसी रेखाएं जो कभी मिलती नहीं हैं उन्हें हम समांतर रेखाएं कहलाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। कौन सी दूरी, लंबवत। मतलब मान लो मैंने इनके बीच की ये दूरी नापी
और मान लो ये 4 सेंटीमीटर आई लंबवत दूरी, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, सीधी सीधी दूरी नापोगे। यहाँ पे अगर ये 4 सेंटीमीटर आई तो यहाँ से नापोगे ना ये दूरी लंबवत वाली, तो यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर आएगी, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर आएगी। कहीं आगे बढ़ा दोगे इनको, फिर इनके बीच की लंबवत दूरी नापोगे, वहाँ भी 4 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी तो मिलेंगे ही नहीं है, ठीक है ना, कभी मिलेंगे नहीं। तो इसलिए लिखा है किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती या जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला, आपको समझ में आ गया होगा समांतर रेखाएं क्या है। अब दूसरा क्या था, दूसरा है अपने पास लंब रेखाएं। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। दूसरा है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं, उनको हम बोलते हैं लंब रेखाएं। क्या बनाती हैं? एक दूसरे के साथ समकोण, मतलब जैसे एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा ये रही, ये एक दूसरे समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगी तो हम बोलेंगे, मान लो इस रेखा का नाम L है और इस रेखा का नाम M है, तो हम बोलेंगे L और M आपस में लंब रेखाएं हैं। तो लंब रेखा हो गया मतलब हुआ ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें या फिर एक दूसरे के साथ समकोण बनाएं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे लंब रेखाएं। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री बना रही है तो समझो वो एक दूसरे के ऊपर लंब है। फिर आता है रेखाखंड। तो रेखाखंड का क्या मतलब होता है? रेखाखंड मतलब होता है रेखा का एक टुकड़ा। ठीक है, जैसे नाम से पता लगा रेखा का खंड, रेखा का टुकड़ा। ठीक है, तो रेखा का एक टुकड़ा जिसके दोनों सिरे बिंदु हों। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने पास रेखा है, अब इस रेखा में से यहाँ से मैंने एक टुकड़ा काट लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक बिंदु होगा, ये भी एक बिंदु होगा। तो जो ये मैंने रेखा का टुकड़ा काटा ये एक रेखाखंड है, इसके दोनों सिरे क्या होंगे? एक बिंदु होंगे, है ना। तो रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा जिसके दोनों सिरे एक बिंदु हो। इसकी लंबाई निश्चित होती है, हम इसको नाप सकते हैं। रेखा की लंबाई नहीं नाप सकते, रेखाखंड की लंबाई नाप सकते हैं, क्योंकि रेखा तो अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ रही है तो उसकी लंबाई नहीं नाप सकते। लेकिन रेखाखंड, यहाँ पे बिंदु आ गए, एंड हो गया इसका, ठीक है ना, इसके अंत बिंदु है ये, तो इसकी लंबाई नापी जा सकती है, आप याद रखना। चलिए, ये भी हो गया। अब अगला क्या है? अगला है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है भाई? वृत्त की त्रिज्या क्या मतलब है? किसी वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड उसकी त्रिज्या कहलाता है। क्या मतलब हुआ? देखो समझो इसको। ये मान लो अपने पास है एक वृत्त, ये होगा इसका केंद्र। ठीक है, ये जो दिख रहा है बिंदु ये केंद्र है, और जो एक किनारे किनारे वक्र दिख रहा है ये परिधि है। ठीक है, तो ये केंद्र और ये परिधि। तो केंद्र को, ठीक है ना, केंद्र को मैंने परिधि से मिला दिया एक रेखाखंड से। दिख रहा है ये रेखाखंड है, तो यही रेखाखंड क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ सफेद रंग से बनाया ये क्या है? त्रिज्या। तो मतलब ये रहा केंद्र, यहाँ पर है ये परिधि, तो केंद्र को परिधि से जोड़ दिया मैंने, तो जिस रेखाखंड से जोड़ा वही त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वर्ग। ठीक है, वर्ग। वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण है। क्या मतलब हुआ? देखो, ऐसा चतुर्भुज, मैंने यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है, उतनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है, और प्रत्येक कोण समकोण मतलब 90 अंश का है, 90 डिग्री का है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक वर्ग है। अब एक और चीज पूछी गई थी, ठीक है, ये सारी परिभाषा हमने बता दी। एक और चीज पूछी गई थी यहाँ पर कि पहली बात तो इनको परिभाषित करो, हमने परिभाषित कर दिया। एक और चीज पूछी गई थी कि इस परिभाषा में क्या कुछ ऐसे भी चीजें आई हैं जिनको फिर से परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, तो यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसे आई हैं जिनको हमें परिभाषित करना चाहिए फिर से। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत से वर्ड यूज किए हैं, जैसे रेखा शब्द का इस्तेमाल किया है, समतल शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और किसका इस्तेमाल किया है? समकोण शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, समकोण शब्द का, बिंदु शब्द का इस्तेमाल किया है, चतुर्भुज शब्द का इस्तेमाल किया। तो इन सबको परिभाषित करने की आवश्यकता है। ठीक है, कर देता हूँ। हालांकि ये पिछले वीडियो में मैंने समझाया था क्या क्या होता है। रेखा क्या होती है? रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक है, जब मैंने रेखा की परिभाषा पिछले वीडियो में बताई थी वो काफ़ी अच्छे से बताई थी,
तो यहाँ से अगर आपको समझ में ना भी आए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप पिछली वीडियो देख लेना। देखो रेखा में क्या होता है कि रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ ये लंबाई होती है। क्या होती है इसकी? लंबाई, है ना, क्योंकि बिंदु बिंदु से मिलके बनी है, बिंदु बिंदु से मिलके बनी है, बिंदुओं को भाग नहीं होता, जबकि मैंने बताया था अभी यहाँ भी आएगा। तो इसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। ठीक, दूसरा क्या है यहाँ पर? समतल। समतल क्या चीज होती है? ऐसा तल जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, उसे हम समतल बोलते हैं। समतल मतलब कि ये ऊबड़ खाबड़ नहीं होगा, जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को, ठीक है, आप समतल कह सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा तल जो स्वयं पर रेखाओं के साथ सपाट रूप से हो, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई देखो, जो ये समतल है इस पे अगर मैं रेखाएं खींचूं बहुत सारी, ठीक है, अलग कलर से खींचता हूँ, मान लो मैं एक रेखा खींच रहा हूँ ये, ठीक है, एक रेखा खींचता हूँ ये, कहीं भी कोई भी ऐसे रेखा खींच दूं, तो ये जो रेखा है क्योंकि सीधी रेखा है तो ये समतल को हर जगह से टच करेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि समतल यहाँ से जा रहा है, ऐसे टेढ़ा हो रहा है और रेखा ऐसे जा रही है, ये मैंने पिछली बार भी समझाया था, और इनके बीच में से गैप आ गया, नहीं। जो ये समतल होगा ये रेखा के साथ हर जगह से टच होगा, मतलब रेखाएं सपाट रूप से इसके ऊपर स्थित होंगी। अगर हम इसके ऊपर कोई रेखा बनाए तो वही मतलब है इसका, ठीक है ना। अगर ये समतल नहीं होता, ऐसे उबड़ खाबड़ होता, तो इस पर आप रेखा डालते तो रेखा पूरी चिपकती ही नहीं। लेकिन जो समतल होता है क्योंकि वो एकदम सपाट है, इसलिए वो रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होगा। ठीक, अगली चीज आती है समकोण, किसे कहते हैं? तो ऐसा कोण, ठीक है, ऐसा कोण जो 90 अंश का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण बोलते हैं। बिंदु क्या होता है? बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पेन या पेंसिल की नोक से बनाया गया, ठीक है, एक डॉट, ठीक है, जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु। ठीक है ना, बिंदु की लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, एक और चीज आप यहाँ पर परिभाषित कर सकते हो, चतुर्भुज। 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि वहां पे हमने चतुर्भुज का भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये था प्रश्न संख्या 2। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। अब देखो, जो ये तीसरा प्रश्न है इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रश्न में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, उसके बाद हम उत्तर की बात करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया, नीचे दी गई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 अभिधारणाएं दी गई हैं, पहली ये रही, दूसरी ये रही। इन पे पहले हमें विचार करना है, फिर इसके बेस पे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, फिर इनका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। पहली अभिधारणा में क्या बोला गया है? 2 भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच में स्थित होता है। तो सही लिखा है ये। क्यों? क्योंकि आप जब भी 2 बिंदु बनाओगे, मान लो मैंने एक बिंदु A बनाया और एक दूसरा बिंदु B बनाया, तो इनके बीच में, ठीक है ना, इनको ऐसे जोड़ो, इसके बीच में कहीं ना कहीं आप एक तीसरा बिंदु भी बना सकते हो हमेशा, चाहे ये बिंदु कितने भी पास पास हो, चाहे बिल्कुल ऐसे चिपका के बना दोगे दोनों A और B, तब भी इसके बीच में एक C आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बीच में जगह कहाँ है? अगर आप ये सोच रहे हो तो आप ऐसे समझो कि भैया बिंदु का कोई भाग नहीं होता, उसकी लंबाई चौड़ाई होती ही नहीं है। ठीक है ना, तो अगर 2 चिपक के भी हैं तब भी एक तीसरा उसके बीच में आ सकता है, क्योंकि ना उसकी लंबाई है ना चौड़ाई। ठीक है ना, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पहला बिंदु कहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा कहाँ खत्म हो रहा है। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे उसके बीच में जगह है या नहीं? यानी अगर आपको जगह नहीं भी दिख रही है तब भी तीसरा बिंदु उसके बीच में आ जाएगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो यही है कि बिंदुओं कोई भाग ही नहीं होता। जब ना लंबाई है ना चौड़ाई, तो मतलब हम ये डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे उनके बीच में जगह है या नहीं है। तो मतलब ये मान के चलना है कि उनके बीच में जगह हमेशा रहेगी, तो तीसरा बिंदु आ ही जाएगा। ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माननी ही पड़ती हैं, मजबूरी है भाई। ठीक है, तीसरा क्या है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये भी सही है। क्यों सही है? कि देखो भाई, हमने अभिगृहित 5.1 में पढ़ा था कि 2 बिंदु होंगे तो उनको मिलाने वाली एक अद्वितीय रेखा हमेशा बनी जाएगी। यानी कि जब भी आप सिर्फ 2 बिंदु ले रहे हो तो इनको मिलाने वाली अद्वितीय रेखा बन जाएगी। लेकिन अगर हमें ऐसे बिंदु लेने हैं जो एक ही रेखा पे ना हो, तो कम से कम 3 लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि कम से कम 2 लोगे तो हमेशा अभिगृहित 5.1 के हिसाब से उनसे एक अद्वितीय रेखा बनेगी। तो अगर अद्वितीय रेखा ना बने या एक रेखा पे ही ना स्थित हो, तो कम से कम कितने बिंदु लेने पड़ेंगे? 3 बिंदु लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरी वाली स्टेटमेंट एक दूसरे के विरोधी है, तो ऐसा नहीं है। पहले वाला एक अलग केस था, अलग स्थिति थी, उसमें ये बता रहे हैं कि 2 बिंदुओं के बीच में तीसरा बिंदु आएगा या नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं कि आ ही जाएगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कम से कम 3 बिंदु ऐसे चाहिए
ताकि उनसे सीधी रेखा ना बने, क्योंकि अगर आप दो रखोगे तो सीधी रेखा बन ही जाएगी। ठीक है, दोनों ही बातें सच है और कोई भी बात एक दूसरे का विरोध नहीं करती इन दोनों में से, दोनों अलग अलग सिचुएशन से। ठीक है, तो चलो अब ये आपको समझ में आ गया। अब इनके ऊपर कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? हाँ, कौन? देखो यहाँ पे बिंदु, इसकी परिभाषा हमने यहाँ पे भी नहीं बताई है। ठीक है, रेखा, ठीक है ना, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे कि यहाँ रेखा और बिंदु अपरिभाषित शब्द है। हो सकता है आपको कोई और भी मिल जाए तो ढूंढ लेना। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं? हाँ, ये एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक अलग स्थिति है, वहां पे दो बिंदुओं के बीच में तीसरा आएगा नहीं, ये पूछा जा रहा है या ये बताया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कम से कम 3 बिंदु चाहिए ताकि वो एक ही रेखा पे स्थित ना हो। ठीक है, तो दोनों का एक दूसरे का विरोध का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना, एक के सच होने से दूसरा गलत नहीं होता, या दूसरे के गलत होने से पहला सही नहीं होता, या जो भी है, मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ये अभिधारणाएं दो अलग अलग स्थितियों का वर्णन कर रही हैं जो एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं, मतलब अविरोधी हैं। ठीक है, आगे क्या पूछा गया था? ठीक है, एक और बात इसमें पूछी गई थी, वो क्या है, क्या ये अभिधारणाएं यूक्लिड अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? तो नहीं, यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती। तो हम बोलेंगे परंतु ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। यूक्लिड ने कहीं भी वो बातें नहीं करी जो ऊपर लिखी है। हाँ, लेकिन फिर भी ये अभिगृहित 5.1 का अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि 5.1 जो अभिगृहित था उसमें ये था कि भैया दो बिंदु लोगे तो हमेशा वो सीधी रेखा से मिल जाएंगे, मतलब दो बिंदुओं से जाने वाली एक अद्वितीय रेखा हमेशा बनेगी। तो जब 3 बिंदु वाली बात आई तो हमने उसका थोड़ा समझने के लिए इस्तेमाल किया ना, कि दो बिंदु लेंगे तो सीधी रेखा से तो मिल ही जाएगा, तो कम से कम 3 बिंदु लेने पड़ेंगे। तो मतलब वहां से कुछ कुछ अनुसरण करते हैं, लेकिन उससे ये बिल्कुल प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया। कौन सा प्रश्न था? तीसरा। चलिए चौथे की बात करते हैं। अब देखो जो चौथा प्रश्न है इसमें क्या बोला गया, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। क्या मतलब है कि दो बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ कहीं एक दूसरा बिंदु बी है। अब ए और बी को मिलाओगे तो एक रेखाखंड मिलेगा आपको ए बी। इसी के बीचों बीच यहाँ पे कहीं एक बिंदु सी है। ठीक है ना, सी बीचों बीच कैसे पता लग रहा है? क्योंकि ए सी बराबर बी सी तभी होगा जब भी बिल्कुल बीच में हो। सी कुछ इस तरह से है, यानी बीचों बीच है कि ए सी जो है, यानी कि ये टुकड़ा ए सी, ठीक है, ये बराबर है इसके यानी बी सी के, यानी इस टुकड़े के। ये हमें पता है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ए सी है यानी कि इतना, वो इस पूरे ए बी का आधा है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करोगे? देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है ए सी जो है वो बराबर है बी सी के। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ए सी है वो ए बी का आधा है। कैसे सिद्ध करोगे? देखो, अगर मैं ए सी और बी सी को जोड़ दूं, ए सी और बी सी को जोड़ दूं तो क्या मुझे पूरा ए बी मिल जाएगा? बिल्कुल। ठीक ना, आकृति से देख सकते हैं हम। कैसे? देखो, ये रहा ए सी, इसको मैंने जोड़ दिया इस बी सी में, दोनों मिलके इतना लंबा हो गया यानी कि ए बी हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ ए बी मुझे कैसे मिलेगा? ए सी और बी सी में जोड़ दूँ तो मुझे ए बी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि चलो मुझे जो सिद्ध करना है उसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, ध्यान से देखो। ए सी नज़र आ रहा है, ठीक है, ए सी को कुछ नहीं करना। ए बी नज़र आ रहा है, ठीक है, ए बी को भी कुछ नहीं करना। फालतू क्या नज़र आ रहा है? बी सी नज़र आ रहा है। तो मैं बी सी की जगह क्या रख सकता हूँ? देखो जरा एक बार, इस बी सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? ए सी, क्योंकि बी सी और ए सी बराबर है। यानी इस ए सी की जगह मैंने ए सी रहने दिया, इस बी सी की जगह भी मैं ए सी लिख सकता हूँ क्योंकि बी सी और ए सी बराबर हैं। तो इस बी सी की जगह भी मैंने ए सी लिख दिया। इधर तो ए बी चल रहा है, तो ए बी और ए सी। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा आप लिख सकते हो, क्योंकि ए सी जो था वो बी सी के बराबर है, इसीलिए बी सी की जगह मैं ए सी लिख सकता हूँ। क्योंकि ए सी बी सी बराबर है इसलिए बी सी की जगह ए सी लिख सकता हूँ। अब ए सी और ए सी कितने ए सी हो गए? 2 ए सी, 2 बार ए सी हो गया। ए सी प्लस ए सी 2 बार ए सी बराबर में ए बी। ठीक है, 2 उधर जाएगा। ठीक है,
या फिर आप यूँ कह सकते हो पूरा बराबर है तो इनका आधा ही बराबर होगा, तो दोनों तरफ आधा कर दो। आप ऐसे भी कह सकते हो। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा AC बराबर, यहाँ क्या बचा AB का आधा। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग करने पे। तो ये हो गया जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है ना, वैसे आधा लिखो या 1/2 लिखो, एक ही बात होती है। तो ये हो गया चौथा प्रश्न। अब बात करते हैं पांचवें की। आप देखो जो पांचवा प्रश्न है इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। जैसे हमने जो पिछला सवाल देखा था, इसमें जो C है ना वो AB का क्या है, चौथे प्रश्न में मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर अपने पास कोई एक रेखाखंड है तो उसका केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने फिगर बना ली, ये A है, A B है, तो AB एक रेखाखंड है, C बिल्कुल बीचों बीच में बना है, मतलब C मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमें ये दिया गया है कि C AB का मध्य बिंदु है और हमें सिद्ध करना है कि AB का और कोई मध्य बिंदु नहीं है ना। हमें सिद्ध करना है कि AB का और कोई मध्य बिंदु नहीं है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, विरोधाभास से। एक टेक्निक होती है गणित में जिसे बोला था विरोधाभास, मतलब हम पहले जो सिद्ध करना है उसके विरोध में उसका उल्टा मान लेंगे और फिर जो हमने माना था उसको गलत साबित कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम मान लेंगे कि कोई और एक बिंदु D है जो इसका मध्य बिंदु है C के अलावा, फिर हम बाद में अपनी बात को गलत साबित कर देंगे कि हमने जो माना था वो गलत था, एक से ज़्यादा मध्य बिंदु नहीं हो सकते। तो इस टेक्निक को बोला जाता है विरोधाभास। तो उसी से हम यहाँ पे इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना D भी AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। अब हम अगर इसी बात को गलत साबित कर दें तो मतलब C के अलावा जो D हमने माना था वो गलत था, यानी C के अलावा कोई और मध्य बिंदु हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, गलत कैसे साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे, वही यहाँ पे देखना। ठीक है, अब देखो पहली बात ये कि अगर D मध्य बिंदु, तो मान लो D कहीं पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, D कहीं भी हो सकता है, याद रखना D खिसकता रहेगा, D कहीं भी हो सकता है। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बताने के लिए लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि फिगर में कहीं ना कहीं तो दिखाओगे D। तो मान लो D यहाँ पर है थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, हालांकि ये कहीं भी हो सकता है इस पूरे रेखाखंड में। कहाँ पे होगा हमें सवाल के अंत में पता लगेगा। तो देखो इतना पक्का है कि जो मध्य बिंदु होता है बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है ना, अब अगर C मध्य बिंदु था तो मैं कह सकता हूँ कि जो AC है वो AB का आधा है। अभी C पे फोकस करो, जो C है अगर वो मध्य बिंदु है तो ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा। ठीक है ना, आधा क्यों है, क्योंकि C मध्य बिंदु है, C मध्य बिंदु है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, समझ आना, मध्य बिंदु। इसी तरह से मैं क्या कह सकता हूँ कि AD भी मध्य बिंदु है। तो अगर मैंने AD को मध्य बिंदु माना है तो AD भी मेरे हिसाब से बीचों बीच है या नहीं वो अलग बात है, बट माना तो यही है ना। तो अगर AD भी बीचों बीच है तो AD बराबर DB, यानी कि AD जो होगा वो भी AB का आधा हो जाएगा, है ना भाई। अगर AD बीचों बीच है तो जो जैसे AC बीचों बीच था तो AC इस पूरे का आधा, तो D बीचों बीच है तो AD भी इस पूरे का आधा ही होगा। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्यों लिखी, क्योंकि D को मध्य बिंदु माना है। तो अगर हमने ऐसा मान के चल रहे हैं तो यहां से हम कह सकते हैं इस समीकरण और इस समीकरण से AC भी AB का ही आधा है, AD भी AB का ही आधा है। तो मतलब AC और AD बराबर होने चाहिए, AC और AD बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ कारण क्या लिखोगे। ठीक है, हमने अभी गृहीत पढ़ा था कि अगर दो वस्तुएं, है ना, यूक्लिड का गृहीत हमने पढ़ा था कि अगर दो वस्तुएं, ठीक है, किसी वस्तु के आधे के बराबर हो, किसी एक ही वस्तु के आधे के बराबर तो आपस में बराबर होते हैं। देखो AC भी इसका आधा, AD भी इसका आधा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो वो गृहीत कि अगर दो वस्तुएं किसी तीसरी के आधे के बराबर हो तो आपस में बराबर होंगी। अब AC बराबर AD कब हो सकता है, आप दिमाग लगाओ। देखो AC यहाँ से यहाँ तक है, AD यहाँ से यहाँ तक है, तो जब तक D खिसकता हुआ C के ऊपर ही ना चला जाए तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं कि दोनों चीज़ें बराबर हो जाए, है ना। ठीक है, तो AC बराबर होना चाहिए AD के। ठीक है, हम बोलेंगे यह तभी संभव है। ठीक है, हम बोलेंगे यह तभी संभव है, यह है तभी संभव है। ठीक है ना भाई, AC और AD तभी संभव है जब D खिसकता हुआ C के ऊपर चला जाए। ये तभी संभव है जब बिंदु C व D
एक ही हो, एक ही हो मतलब एक ही जगह पे हो या एक ही हो, एक ही बात है ना। इसका मतलब बिंदु सी के अलावा ठीक है ना, बिंदु सी के अलावा कोई और मध्य बिंदु नहीं है, कोई और मध्य बिंदु नहीं है। हमारा कथन गलत था, ठीक है ना, मध्य बिंदु नहीं है। फिर से समझा देता हूँ जो समझ में ना आया हो, क्योंकि भाई अभी हमने फिगर से देखा था ए सी बराबर ए डी तभी हो सकता है। अब यहाँ फिगर ऊपर चली गई तो यहाँ से देख लो, ये था ए, ये था बी, ये था सी। अब मैं डी को यहाँ बना रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ए सी और ए डी बराबर है ना। यहाँ से क्या आ रहा है कि ए सी और ए डी बराबर होने चाहिए। तो यार ए सी और ए डी तभी बराबर होंगे ना जब डी यहाँ ना होके इसी सी के ऊपर ही आ जाए, मतलब ये एक ही बिंदु है, सी और डी अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना, तभी तो हो सकता है बराबर ही। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिसको नहीं दिख रहा है इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ से देख लो, ठीक है। वैसे तो दिख गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है ए सी बराबर अगर बी डी है तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी होगा, ठीक है। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, ए सी कहाँ है, ए से लेके सी तक, बी डी कहाँ है, बी से लेके डी तक, और जो हमें सिद्ध करना है वो है ए बी बराबर सी डी। तो ए बी बराबर सी डी कैसे आएगा, जो ये बी में हिस्सा आ रहा है बी सी वाला, दोनों में बी सी माइनस कर दूँ तो इधर ए बी बचेगा उधर सी डी बचेगा, हो जाएगा, है ना। तो मैं कैसे करूँगा इसको, देखो मैंने लिखा यहाँ पे कि भाई ए सी बराबर बी डी तो दिया ही हुआ है, ठीक है। अब जो ये ए सी बराबर बी डी दिया था, जो ऊपर लिखा वही मैंने उतारा है, दोनों तरफ से मैं बी सी माइनस करता हूँ, तो बराबर चीज़ है, दोनों में से मैं बी सी माइनस कर रहा हूँ। इधर भी बी सी माइनस किया है मैंने और इधर भी मैं बी सी ही माइनस कर रहा हूँ। तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर बराबर चीज़ों में से ये और ये बराबर चीज़ें थी, ऊपर देखो बराबर में से ये देखो दोनों सेम चीज़ यानी बराबर चीज़ घटाई है, तो बराबर में से बराबर घटाया जाए तो जो भाग बचता है वही बराबर होता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, बराबर में से बराबर घटाने पे बराबर ही बचता है, ठीक। तो ए सी में से बी सी घटाया, ए सी में से बी सी घटाया, क्या बचा, ए बी बचा, और बी डी में से बी सी घटाया, क्या बचा, यहाँ पे बचा सी डी, है ना। फिर फिगर से समझ लो, ए सी था, ए सी में से ये बी सी माइनस कर दो, कितना बचेगा, ए से लेके बी तक, है ना, ये चीज़ हमने माइनस कर दी, ए बी बचेगा। इसी तरह से बी डी था, बी डी कहाँ से कहाँ तक था, बी से लेके डी तक, बी डी था, बी डी में से बी सी माइनस कर रहे हैं यानी कि ये बी सी माइनस कर दो, ठीक है, चलो माइनस कर दिया, क्या बचा, सी डी, ठीक है। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, हो गया, ठीक। तो इसी के साथ अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, ये तो था छठा, अब बात करते हैं सातवें की। आप देखो जो सातवां प्रश्न है इसमें बोला गया है यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये 5वां अभिगृहीत कहता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभिगृहीत 5 के अनुसार पूर्ण सदैव अपने भाग से बड़ा होता है। अभिगृहीत 5 जो है, ठीक है ना, वो क्या कहता है कि कोई भी पूर्ण वस्तु अपने टुकड़े से तो बड़ी ही होगी। जैसे मान लो मेरे पास ये कलम है, मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा कर लेता हूँ, तो जो ये पूरा पेन है, जब ये टुकड़ा नहीं हुआ था, जब ये पूरा पेन था और ये जो छोटा सा टुकड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पूरा पेन अपने टुकड़े से तो बड़ा ही होगा। आप दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो, जब वो पूरी थी और जब वो टूट गई तो अपने टुकड़े से तो वो बड़ी ही रही होगी ना जब वो पूरी थी। तो ये तो हमेशा सच रहेगा ही रहेगा, और जो हमेशा सत्य होता है, जो हमेशा सही होता है, उसे ही बोलते हैं सर्वव्यापी सत्य, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई हम देखते हैं कि यह सभी वस्तुओं के लिए सत्य है, यानी कि जो पूर्ण होगा वो अपने टुकड़े से सदैव बड़ा ही होगा, दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो। तो इसीलिए हम इसे सर्वव्यापी सत्य मानते हैं, क्योंकि कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।